यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन जिसके अंदर आज हम इनकम अंडर द हेड सैलरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने स्टार्ट करी है अपनी यूनिट इनकम टैक्स, जिसके ऑलरेडी 2 सेशन में कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, टैक्स रेट, स्लैब रेट के बारे में हमने पढ़ा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में पढ़ा। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनकम अंडर द हेड सैलरी। टोटल कितने हेड होते हैं इनकम के? टोटल 5 हेड होते हैं। कौन कौन से? सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ये 5 हेड हैं इनकम के, इनके थ्रू हम इनकम जनरेट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कितना है? 15 चार्जिंग सेक्शन है सैलरी का। इस सेक्शन के अंदर क्या बताया है? इस सेक्शन के अंदर ये बताया है सैलरी पे जो टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा। सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगी अर्लियर, ड्यू या रिसिप्ट। ड्यू या रिसिप्ट, समझना इसे। 2 सिचुएशन है। पहले सिचुएशन है कि आपको सैलरी मिल गई एडवांस में। आपको सैलरी मिल गई एडवांस में। क्या आप सैलरी रिसीव कर चुके हो? रिसीव कर चुके हो तो इनकम टैक्स आपको बोलेगा सैलरी मिल चुकी है, टैक्स दे दे। ठीक है। सेकंड सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पास सैलरी है आपकी अरियर, अरियर में है। अभी आप को 1 महीने की सैलरी जो है वो नहीं मिली है। आपने कमा तो ली है, काम तो कर लिया है, लेकिन लास्ट मंथ की सैलरी अभी आपको नहीं मिली है। इनकम टैक्स कहेगा सैलरी ड्यू हो चुकी है ना, काम कर चुके हो ना, अब नहीं और 2 दिन बाद मिल जाएगी, मिले तो की, टैक्स दे दो। तो यहाँ ये बताया सैलरी टैक्सेबल होती है चाहे वो ड्यू हो जाए पहले या वो रिसीव हो जाए पहले। जो भी पहले होगा, जो भी अर्लियर होगा, उसी बेसिस पे आपको टैक्स पे करना है। गॉट इट? उसके बाद है आगे आपका सेक्शन 16। सेक्शन 16 है आपकी डिडक्शन का। मेजरली 3 डिडक्शन यहाँ आपको सेक्शन 16 की समझनी है। सबसे पहला है सेक्शन 16(1)(a), सेकंड है आपका 16(2) एंड थर्ड है आपका 16(3). 16(1)(a) है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप सैलरी ले रहे हो, आप एक एम्प्लॉय हो, तो एक फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दी जाती है, जो कि अभी अगर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखते हैं तो 75,000 है एंड ऑल टैक्स रिजीम के अंदर ये लिमिट जो है वो 50,000 थी। ओल्ड रिजीम के अंदर ये 50,000 थी। 16(2) के अंदर है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको मिलता है? ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। क्या ये फुल्ली टैक्सेबल है? क्या ये फुल्ली टैक्सेबल है? यस, फुल्ली टैक्सेबल है। तो इसके ऊपर बाद में इसमें डिडक्शन मिल जाती है, बट इनिशियल लेवल पे ये फुली टैक्सेबल है। इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या होता है? पहली चीज, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। ओके, इसमें आप फर्स्ट इंक्लूड करते हो सैलरी में
फर्स्ट इंक्लूड इन सैलरी एंड देन डिडक्शन इज अलाउड. डिडक्शन अलाउ हो जाती है किसे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. कितनी अलाउ हो जाती है? कितनी डिडक्शन मिलती है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. लीस्ट ऑफ फॉलोइंग. लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज डिडक्टेबल. क्या क्या है? पहला पॉइंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कितना हुआ है? रिसीव कितना हुआ है? यह अमाउंट है आपकी 5000 या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी. इसमें से जो भी सबसे कम होगा उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी. मतलब कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है? 5000. अब पहले इसे सैलरी में इंक्लूड करते हैं, देन डिडक्शन मिलती है. तो क्या यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इज दिस अलाउड और नॉट? अगर आप ओल्ड रिजीम की बात करते हो तो ये अलाउ होता था, लेकिन न्यू रिजीम में नॉट अलाउड. न्यू रिजीम में नॉट अलाउड. ओल्ड रिजीम में भी जो अलाउड था ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स, सेक्शन 16(3). प्रोफेशनल टैक्स आता है 16(3) के अंदर. प्रोफेशनल टैक्स ना आपको पहले अलाउड था ना आपको अब अलाउड है. इसके ऊपर आपका 100% टैक्स लगता है. दिस इज फुल्ली टैक्सेबल. दिस इज फुल्ली टैक्सेबल. क्लियर? उसके बाद आपके कुछ अलाउंसेस हैं, उन अलाउंस को देखते हैं. कौन कौन से अलाउंस आपको सैलरी के ऊपर मिलते हैं? ये अलाउंसेस आपके 3 पार्ट में डिवाइड हैं. सबसे पहला है ऐसे अलाउंस दैट इज फुल्ली एग्जम्प्ट. फुल्ली एग्जम्प्ट. नेक्स्ट आपके पार्शियली एग्जम्प्ट, जिसको आप पार्शियली टैक्सेबल भी बोल सकते हो. एंड द लास्ट वन इज जिनके ऊपर कंप्लीट टैक्स लगेगा, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल. फुल्ली टैक्सेबल. सबसे पहले फुल्ली एग्जम्प्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले फुल्ली एग्जम्प्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला, अगर कोई अलाउंस रिसीव हुआ है किसे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है. सेकंड, अगर कोई अलाउंस रिसीव हुआ है मेंबर ऑफ यूएन, यूएन के मेंबर्स को, दिस इज ऑल्सो फुल्ली एग्जम्प्ट. एंड द लास्ट वन इज कोई अलाउंस पेड किया है, एक सेकंड, पे किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको? उस सिटीजन को, उस इंडियन सिटीजन को जो अपनी सर्विस देगा आउटसाइड इंडिया. सर्विस आउट साइड इंडिया. अगर कोई आउटसाइड इंडिया सर्विस दे रहा है और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अलाउंसेस दिया है स्पेशल, तो वो भी फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा. क्लियर? पार्शियली एग्जम्प्ट, टोटल ऐसे 40 अलाउंसेस हैं दैट इज पार्शियली एग्जम्प्ट. 14 नहीं, सॉरी 14.
14 अलोवेंसेस हैं दैट इज पार्शियली एग्जम्प्ट। इसको भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। एक है आपका HRA, हाउस रेंट अलोवेंसेस, जो आपको बताया है 10(13)A के अंदर, इसको अलग से पढ़ेंगे। हाउस रेंट अलोवेंसेस। सेकंड आपके 6 अलोवेंसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर आपकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब अमाउंट जितनी भी रिसीव हुई है उसमें से जितना स्पेंड किया है, जो बैलेंस होगा उस बैलेंस आपका टैक्सेबल होगा। एंड 7 अलोवेंसेस आपके ऐसे हैं जिसमें आपकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, स्पेसिफिक लिमिट। हमें नहीं पता आपने कितना खर्चा किया, हमने ये बोला है हम तो इतना ही आपको डिडक्शन देंगे, खर्चा आपने कितना भी किया हो। उसके अलावा जो आपके फुली एग्जम्प्ट के अंदर नहीं आए या जो पार्शियली एग्जम्प्ट में नहीं आए, वो सारे के सारे फुली टैक्सेबल के अंदर आ जाएंगे। Any other allowance that is not covered in fully exempt and partially exempt, वो सारे के सारे fully taxable allowances हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब समझो पहले, सबसे पहले 10(13)A, सेक्शन 10(13)A किसका है? ये हाउस रेंट अलोवेंस का है। हाउस रेंट अलोवेंस, हाउस रेंट अलोवेंस आपको कब मिलता है, कैसे मिलता है? देखो, सबसे पहले टैक्सेबल हाउस रेंट अलोवेंस कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल निकलेगा आपका कि रिसीव कितना हुआ है, उसमें से माइनस कर दो एग्जम्प्ट कितना है, तो ये निकल जाएगा क्या? टैक्सेबल। ये निकल जाएगा टैक्सेबल। अब एग्जम्प्ट कैसे पता चलेगा? एग्जम्प्ट होगा लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, जो नीचे आपको बताया गया उसमें से जो कम है, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या क्या पॉइंट है देखो, सबसे पहले तो रिसीव कितना हुआ है, ओके। सेकंड आपको देखना है कि जहां पे आप रह रहे हो वहां पे रेंट पे कितना कर रहे हो, रेंट पेड माइनस, इसमें से माइनस करो जो आपकी सैलरी का 10% है, 10% ऑफ सैलरी, मतलब आप अपनी सैलरी का 10% तक रेंट दे रहे हो तो उसका कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर जो आपकी सैलरी है आप उसका रेंट 10% भी नहीं दे रहे हो तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 10% से ज्यादा कितना दे रहे हो वो बता दो, वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट कि 40% या 50% ऑफ सैलरी, 40% for non-metropolitan area and the 50% of metro cities. क्लियर? इन तीनों में से जो भी कम आएगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हाउस रेंट अलोवेंसेस रिसीव हो रहा है 10,000, आपकी सैलरी है कितनी? आपकी सैलरी है 50,000, साल की कितनी होगी? साल की होगी 6 लाख, 6 लाख साल की आपकी सैलरी है। रेंट पे कितना कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो आप 7,000 आप रेंट पे कर रहे हो। 50,000 का 10% कितना हुआ मैम? 5,000। 10% ऑफ सैलरी कितना है? 5,000। एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो मैडम? 2,000। 2,000। 40% ऑफ सैलरी कितना निकलेगा? 50,000 का 40% दैट इज 20,000 एंड 50% 25,000। अब इन तीनों में से लिस्ट क्या आया है? इन तीनों में से लिस्ट क्या आया है? इन तीनों में से लिस्ट है कि सेकंड दैट इज 2,000,
तो 2000 तक आपको एग्जम्पशंस यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? ये है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस। क्लियर हो गया ये वाला सेक्शन 10(13)(a)। अब आ जाओ ये 6 कौन कौन से अलाउंस है, इनकी याद करने की एक बढ़िया से निमोनिक है, दैट इज CD हर्ट। क्या है? CD हर्ट। CD हर्ट। CD हर्ट। कन्वीनियंस अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस। अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ, आगे एक्सप्लेन भी करूंगी। हेल्पर अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, रिसर्च अलाउंसेस, and the last one is traveling allowances. ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ये 6 के 6 अलाउंस ऐसे अलाउंस हैं जिसमें आपको ये देखना है कि अलाउंस रिसीव कितने हुए हैं, रिसीव कितना है, उसमें से स्पेंड कितना किया है, जो बैलेंस आएगा, जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा एग्जम्प्ट। वो हो जाएगा एग्जम्प्ट। कोई बैलेंस होगा तो वो हो जाएगा आपका एग्जम्प्ट। क्लियर? अगर कोई बैलेंस नहीं है, कुछ एग्जम्प्ट नहीं होगा, फिर फुली टैक्सेबल हो जाएंगे ये भी। रेस्ट बच्चे कुछ 7 अलाउंसेस जिसकी कुछ स्पेसिफिक लिमिट है, और उसके कितने लिमिट है वो देखेंगे। ये जो 7 अलाउंसेस हैं इसमें क्या है, अलाउंस रिसीव कितना हुआ है उसमें से माइनस करो जो लिमिट स्पेसिफाई है, वो हर अलाउंस की अलग अलग है। जो लिमिट स्पेसिफाई है, जो बैलेंस होगा वो टैक्सेबल होगा। कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, फिर इसमें बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। नेगेटिव आया तो कुछ नहीं करना उसमें, आपको समझना इस पॉइंट को। अब सबसे पहला है इसके अंदर आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए ही मिलता है ओनली। सेकंड अलाउंस आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर, कि बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है तो उसमें आपको 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है, सेम फॉर 2 बच्चों के लिए। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको ट्रेवल करने का अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए, कहीं नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, नॉर्मल एम्प्लॉय को फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप्ड है, डेफ एंड डम है, हैंडीकैप्ड है तो उसको 3200 रुपए पर मंथ का एग्जम्पशन मिल जाता है। क्लियर यहाँ तक?
अब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस से ही रिलेट करता हुआ है, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। आउट स्टेशन अलाउंसेस, इस आउट स्टेशन अलाउंसेस को ही ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉय अलाउंसेस बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉय अलाउंसेस मतलब ये उनके लिए है जो जिनका वर्क ही ये है कि हमेशा बाहर रहना, लाइक कोई ट्रक वाले हैं जो घर से बाहर रहते हैं ज्यादातर, तो ये उनको दिया जाता है। इसमें है 70% ऑफ अलाउंस, जितना भी आपको मिल रहा है 70% ऑफ अलाउंस या 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। जो इनमें से कम है वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी सारा टैक्सेबल होगा। वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी आप टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया में अगर आप रह रहे हो तो 200 पर मंथ आपको एग्जम्पशंस मिल जाएगी, 200 पर मंथ। फिर है अंडरग्राउंड अलाउंस, आपका वर्क कोई ऐसा है जो अंडरग्राउंड का है, अंडरग्राउंड अलाउंस, इसमें आपको 800 पर मंथ की अलाउंस मिल जाती है, 800 पर मंथ। एंड द लास्ट वन इज हिल, हिली या किसी आप बॉर्डर एरिया के अंदर रह रहे हो तो उस केस में 200 टू 700 डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, 200 टू 700 पर मिनट आपको एजम्पशंस यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर? क्या क्या पढ़ा है देखें एक बार, थोड़ा सा रिकैप करें। इनकम अंडर द हेड सैलरी के बारे में पढ़ने वाले थे। सेक्शन 15 सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है, जिसमें हमने देखा सैलरी चार्ज होगी ड्यू या अर्लियर, ड्यू या रिसिप्ट जो भी पहले हो जाएगा। फिर सेक्शन 16 देखा हमने डिडक्शन का, स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, एंटरटेनमेंट अलाउंस थी और प्रोफेशनल टैक्स था। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 1A, एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 2 एंड प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16 3। क्या ये सेक्शन याद रखना इम्पॉर्टेंट है? यस, दीज सेक्शन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमने उसके बाद हमने अलाउंसेस देखे 3 टाइप के, फुली एग्जम्प्ट, पार्शियली एग्जम्प्ट और फुली टैक्सेबल। फुली एग्जम्प्ट उसके लिए होता है, 3 कंडीशन है इसमें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए फुली एग्जम्प्ट है। अलाउंस किसी यूएन मेंबर को मिल रहा है तो फुली एग्जम्प्ट है। अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है किसी पर्सन को जो अपनी सर्विस दे रहा है आउटसाइड इंडिया तो भी फुली एग्जम्प्ट है। पार्शियली एग्जम्प्ट या पार्शियली टैक्सेबल के अंदर 3 चीजें हैं। पहली है हाउस रेंट अलाउंसेस, दूसरी के अंदर आपके 6 टाइप के ऐसे अलाउंसेस हैं जिसके ऊपर बैलेंस के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, और 7 कुछ ऐसे अलाउंसेस जिसमें एक लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है, उस लिमिट से ज्यादा खर्चोगे तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस देख लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस के अंदर है सेक्शन 13A, टैक्सेबल कैसे निकलेगा, जितना भी रिसीव हुआ उसमें से माइनस कर दो, एग्जम्प्ट कितना है। एग्जम्प्ट निकालने की 3 कंडीशन, पहले की रिसीव कितना हुई है, दूसरी कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरी कंडीशन है 40% या 50% ऑफ सैलरी एज पर द मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो जो भी आपका कम आएगा उतना ही आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखे थे ये 6 अलाउंसेस, इन 6 अलाउंसेस के लिए निमोनिक हमने देखा CD हर्ट, कन्वीनियंस अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म, रिसर्च एंड ट्रैवलिंग। इसमें क्या है, जितना भी आपको रिसीव हुआ है, रिसीव में से माइनस करना है आपने स्पेंड कितना किया, जो बैलेंस होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस यहाँ पे आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर हमने बाकी 7 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस देखे, जिसमें आपको ये देखना है रिसीव कितना हुआ है और उसकी लिमिट कितनी स्पेसिफाई है, जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा।
चिल्ड्रन अलोवेंसेस 100 रुपए पर चिल्ड्रन पर मंथ है फॉर 2 बच्चों के लिए। हॉस्टल अलोवेंसेस 300 रुपए हैं। ट्रेवलिंग अलोवेंसेस आपके नॉर्मल पर्सन के लिए टैक्सेबल है, हैंडीकैप्ड के लिए 3200 पर मंथ है। आउट स्टेशन अलोवेंसेस 70% ऑफ अलोवेंसेस या 10% ऑफ सैलरी, जो भी इसमें से कम है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ट्राइबल एरिया अलोवेंसेस 200 पर मंथ, अंडरग्राउंड एरिया अलोवेंसेस 800 पर मंथ, एंड हिली या बॉर्डर एरिया में रह रहे हो तो इट्स एज पर द एरिया 200 to 700 पर मंथ। ये थे हमारे सारे के सारे अलोवेंसेस के बारे में। यहां तक क्लियर? अलोवेंस के बाद अब कुछ परक्यूजिट्स भी देख लेते हैं। परक्यूजिट्स परक्यूजिट कौन सा परक्यूजिट आपको देखना है इसमें? रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है तो कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है? रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए आपको सबसे पहले तो 2 केस के अंदर डिवाइड करो। ये देखो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डायरेक्टली जितनी भी आपकी लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। लेकिन वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फर्दर आपके केस आएंगे कि आप ये देखो कि जो वो उस प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल रहा है वो उसके एम्प्लॉयर ने मतलब मालिक ने ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या फिर मालिक ने रेंट पे लिया है। जो एम्प्लॉयर है वो ओनर है या वो मालिक ने रेंट पे लेके अपने एम्प्लॉय को दे रखा है। अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उसकी 3 कंडीशन बनेगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन का साइज मोटा ही कर लेती हूँ। तो उसकी 3 कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी 3 कंडीशन? पहले आपको देखनी है सिटी, लार्ज है, स्मॉल है या मीडियम है। वेट, लार्ज, स्मॉल, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। अदर लार्ज सिटी का मतलब क्या है? ऐसी एरिया जहां पे पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख एंड मोर है। पॉपुलेशन क्या है? 40 लाख से ज्यादा है। मीडियम का मतलब क्या? जहां पॉपुलेशन 15 से लेकर 40 लाख तक की है। और वेरी स्मॉल या स्मॉल के अंदर आ जाएंगे जहां आपकी पॉपुलेशन 15 लाख तक की है। जहां आपकी पॉपुलेशन 15 लाख तक की है। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी? अगर लार्ज एरिया है तो टैक्सेबल हो जाएगी आपका 10% ऑफ सैलरी। आपको फ्री में घर मिल रहा है बट टैक्सेबल हो जाएगी फिर भी 10% ऑफ सैलरी। मीडियम है तो आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी 7.5% ऑफ सैलरी। और स्मॉल है तो आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी 5% ऑफ सैलरी। क्लियर? ये जो रेट हैं ये अभी अमेंड हुए थे 2023 में, इनको ध्यान रखना, ये न्यू रेट्स हैं। अगर ओनर ने सॉरी जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके आपको दी है तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस में 2 केस आ जाएंगे कि रेंट पे कितना कर रहा है एम्प्लॉयर, रेंट पेड कितना है, और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%। इन दोनों में से जो अमाउंट लेस आएगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इन दोनों में से जो अमाउंट लेस आएगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ये था हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट परक्यूजिट जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। यहां तक क्लियर?
अब कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और देख लेते हैं सैलरी हेड में, फिर आपका सैलरी हेड कंप्लीट हो जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पहला है आपका ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी आपको बताया है सेक्शन 10(10) के अंदर, सेक्शन 10(10) के अंदर ग्रेच्युटी, साथ साथ इसको पढ़ ही लेते हैं, वैसे पहले सारे लिख दूं क्या, पहले लिख लो सारे। सेकंड रिटायरमेंट बेनिफिट आपका कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, इसका सेक्शन है 10(10)(a), 10(10)(a। थर्ड है आपका लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट का सेक्शन है 10(10)(a), 10(10)(a। फोर्थ है आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड फिफ्थ इज वीआरएस, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। सबसे पहले ग्रेच्युटी की लिमिट कितनी है? ग्रेच्युटी की लिमिट है आपकी 20 लाख, 20 लाख रुपीस। कम्यूटेड पेंशन की कोई लिमिट नहीं है, ये पढ़ोगे तब समझ में भी आ जाएगा। लीव एनकैशमेंट की लिमिट है 25 लाख। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दोनों की लिमिट है आपकी 5-5 लाख रुपए। चाहे खुद जा रहे हो या आपको भगाया जा रहा है, दोनों ही केस के अंदर आपको 5 लाख रुपीस मिलेंगे। अब देखते हैं ग्रेच्युटी कैसे मिलती है। ग्रेच्युटी के दो केस बनेंगे। ग्रेच्युटी रिसीव करी है ड्यूरिंग सर्विस, मतलब जॉब करते करते आपने ग्रेच्युटी रिसीव करी है, तो इस केस के अंदर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। कोई कंपनसेशन, कंपनसेशन कह रही हूँ, किसी तरीके की कोई आपको छूट नहीं मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन आपने ग्रेच्युटी ली है रिटायरमेंट पे या डेथ पे? रिटायरमेंट पे या डेथ पे, तो उसमें आपके फर्दर दो केस बनेंगे कि भैया आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सरकारी जमाई तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, फुल्ली एग्जम्प्ट। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फर्दर दो केस बन जाएंगे, बहुत केस बन रहे हैं ना, हाँ, फर्दर दो केस बन जाएंगे। पहला केस कि आप कवर करते हो अंडर पोगा, अंडर पोगा, पोगा एक्ट 1972। पोगा क्या है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। और अगर या फिर आप पोगा के अंदर रजिस्टर नहीं हो, अगर आप, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है ये। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको ये देखना है कि आप पोगा के अंदर रजिस्टर करते हो या नहीं। कवर अंडर पोगा 1972 या नॉट कवर, नोट कवर।
अगर आप करते हो तो उसकी भी 3 कंडीशन है, नहीं करते हो तो भी 3 कंडीशन है। अगर करते हो तो लीस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्ट, लीस्ट ऑफ 3 जो है वो एग्जम्प्ट होंगी। कवर नहीं करते हो तो भी सेम 3 कंडीशन आएंगी, लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्ट। ओके, पहली कंडीशन, पहले 2 कंडीशन दोनों में सेम है कि रिसीव कितनी की है आपने ग्रेचुटी, दूसरी है 20 लाख। तीसरी कंडीशन में फर्क है, तीसरी कंडीशन में यह आएगा 15/26 मल्टीप्लाई करो कि लास्ट सैलरी कितनी थी, लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी, मल्टीप्लाई करो कितने कंप्लीटेड ईयर आपने सर्विस दी है, कितने साल तक आपने यहाँ पे सर्विस दी है। अगर इसमें ध्यान रखना, अगर इसमें 6 मंथ या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको कंप्लीट ईयर कंसीडर कर लिया जाता है। इन तीनों केस में से जो भी अमाउंट कम आएगी वो आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। सेम यहाँ पहले दोनों तो सेम ही हैं कि आपको इन्हें रिसीव कितनी की है 20 लाख, बट थर्ड केस क्या है कि 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी कितनी है, मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल तक आपने सर्विस दी है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली कंप्लीटेड ईयर लिखा जाता है, पार्ट देयर ऑफ नहीं लिखा जाता। अगर आपने 11 महीने 29 डेज भी सर्विस दी है तो वो आपका 11 महीने 12 पूरा का पूरा 1 साल कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो, अगर कवर हो, आपने सर्विस दी है 15 साल 7 महीने 12 दिन, तो ये 15 साल को आपको 16 साल बना दिया जाएगा। लेकिन कवर नहीं हो, आपने सर्विस दी है 15 साल 11 महीने 29 दिन सॉरी, तो इस केस के अंदर ये 15 ईयर 15 ही रहेंगे, ये पार्ट देयर ऑफ वाला कवर नहीं होगा अगर आप पोगा के अंदर कवर नहीं हो। पहला रिटायरमेंट बेनिफिट क्या समझ में आया है, क्या ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होती है, कितनी मिलती है, किसको मिलती है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चले, कम्यूटेड पेंशन। नेक्स्ट कम्यूटेड पेंशन 1010A, कम्यूटेड पेंशन 1010A। कम्यूटेड पेंशन में भी फर्दर 2 केस कि एक्चुअली में आप जो कम्यूटेड पेंशन है वो कैसे ले रहे हो, इकट्ठी ले रहे हो या अनकम्यूटेड। आप अनकम्यूटेड ले रहे हो, आपको कम्यूट करवानी ही नहीं है, आप मंथली निकाल लेते हो। अगर अनकम्यूटेड है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, पूरी की पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और अगर कम्यूट करवा रहे हो, कम्यूटेड है, तो अगेन उसमें ये देखोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर से सरकारी जमाई फुली एग्जम्प्ट, फुली एग्जम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फर्दर 2 केस कि भाई आपको ग्रेचुटी मिल रही है
या ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो फॉर्मूला देखना, जो भी आपकी 1/3 100% कम्यूटेड पेंशन जितनी होनी थी, 100% कम्यूटेड पेंशन का 1/3 जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा और 2/3 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? अब आपको ग्रेच्युटी भी नहीं मिल रही, ग्रेच्युटी भी नहीं मिल रही, तो उस केस के अंदर 1/2 हाफ जो है 100% कम्यूटेड पेंशन का वो एग्जम्प्ट होगा एंड हाफ जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ कम्यूटेड पेंशन भी? ध्यान रखना 100% कम्यूटेड का लेना है कि अगर आप कंप्लीटली कम्यूट करवाते अपनी पेंशन को तो क्या अमाउंट बनती। यूं भी तो हो सकता है ना, कुछ आपने कम्यूटेड करवाई और कुछ पेंशन आपने बीच में निकाली अनकम्यूटेड है, तो 100% कम्यूटेड अगर होती तो कितनी अमाउंट बनती वो लेना होता है आपको। क्लियर है? एंड जो ये बाकी आपके हैं लीव एनकैशमेंट, वीआरएस एंड रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, ये फ्लैट रेट है, ये फ्लैट है, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी का, वो है प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड, इसको भी देख लो। प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले तो ये देखो, ये प्रोविडेंट फंड कौन इन्वेस्ट कौन कर रहा है, फिर देखो टाइप कौन सा है, कौन कितने टाइप होते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें ओनली वही इन्वेस्ट कर सकता है जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सबसे टिपिकल यही लगता है बच्चों को। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड द लास्ट वन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, एनीवन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर आपका यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है, अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी एलिजिबिलिटी और डिडक्शन दी है अंडर सेक्शन 80C के अंदर। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी और कंडीशन दी है 80C के अंदर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है तो सेम उसकी डिडक्शन दी है 80C। ये 80C से 80U के डिडक्शन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, आज के लिए इसको होल्ड पे रखना। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एलिजिबल ही नहीं है, एम्प्लॉय एलिजिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। और प्रोविडेंट फंड की अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो एलिजिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ कोर्स 80C के अंदर। एम्प्लॉय की क्या लिमिट है वो सारा आपको 80C की डिडक्शन जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अब एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। अगर एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में करेगा तो वो सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं होती, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप ही जरूरी नहीं होता,
तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, नॉट टैक्सेबल, कोई टैक्स नहीं लगता। रिकॉग्नाइज के लिए ध्यान से समझना, अगर मैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करता हूं, तो अगर मेरा एम्प्लॉय जो है वो मेरी 12% ऑफ सैलरी तक कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जम्प्ट है। प्लस कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी तो 12% सैलरी ही लाखों में जाती है, तो यहाँ पे एक अमाउंट भी दी गई, अमाउंट कितनी है कि वो 12% ऑफ सैलरी आपकी 7,50,000 से ज्यादा नहीं हो। अगर ज्यादा हुई तो फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। 7,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, एक्स्ट्रा जितनी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? अब जो आपके एम्प्लॉय ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इस एम्प्लॉय ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। यस, अगर इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में वो इंटरेस्ट जो पहले मैंने 2.5 लाख रुपया लगाया था, उस 2.5 लाख तक जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उससे ज्यादा मैं कुछ पैसा लगाऊंगी तो वो अमाउंट तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 2.5 लाख से ज्यादा की अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उस पर टैक्स लगेगा। फिर समझना क्या, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया 3 लाख, इस 3 लाख पे मुझे इंटरेस्ट मिला 3,000 का, फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए सिंपल सी अमाउंट ले रही हूँ 3,000। तो इसमें अगर मैं सेम 2.5 लाख इन्वेस्ट करती, 2,50,000 अगर मैं इन्वेस्ट करती तो मुझे इंटरेस्ट क्या 2,500 का मिलता। यस, तो ये बोला गया है कि जो इंटरेस्ट तुम्हें 2,500 तक की अमाउंट का मिलेगा वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो बैलेंस बचेगा ना, इस इंटरेस्ट पे, जो ये इंटरेस्ट बैलेंस है, इस पे आपको टैक्स पे करना है, ये है यहाँ पे। क्लियर? अब रिकॉग्नाइज में भी समझना, इसमें भी अगेन एग्जम्प्ट है कहां तक, अगर आपको 9.5% पर एनम, 9.5% पर एनम, 9.5% पर एनम, या फिर और अप टू 2,50,000, सेम वही अमाउंट है, अप टू 2,50,000 जो भी होगा, अगर 2,50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.5% पर एनम से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। 9.5% पर एनम तक है तो वो एग्जम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता, नो टैक्स। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड डायरेक्टली एग्जम्प्ट होता है, ये एग्जम्प्ट ही होता है सीधा। क्लियर? अब आ जाओ, एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूट किया है, जो एम्प्लॉयर ने पैसा लगाया है उस पे भी तो आपको इंटरेस्ट मिला होगा। यस, अगर एम्प्लॉयर ने पैसा लगाया गया और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में है तो डायरेक्टली एग्जम्प्ट। देखो ध्यान से देखो, एम्प्लॉयर का दिया हुआ पैसा या उसके ऊपर इंटरेस्ट, दोनों ही चीजें डायरेक्टली एग्जम्प्ट हो जाती हैं। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर पैसा है तो सेम 9.5% पर एनम या फिर 7,50,000 तक की अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इससे ज्यादा हुई तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं है। ये जो टैक्स नहीं है ना, ये झूठी चोरी है, इसको लास्ट में समझ में आएगा, क्योंकि इनके ऊपर ना
जब मैं कम्यूटेड पेंशन करके लमसम के अंदर विड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे काफी हाई टैक्स जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा टैक्स। तो लमसम के ऊपर इस पे टैक्स लगता है, ये ध्यान रखना। और प्रोविडेंट फंड अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा ही नहीं लगाया तो फिर वो ये एप्लीकेबल कैसे हो जाएगा। क्लियर। इसी का एक केस और है लमसम का। लमसम अमाउंट, लमसम के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर मैं लमसम के अंदर स्टैट्यूटरी से एग्जाम्प्ट स्टैट्यूटरी से पैसा निकालती हूँ तो सारा का सारा एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर कुछ केस, इसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ केस के अंदर टैक्सेबल है, कुछ के अंदर आपका कोई टैक्स नहीं लगता, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अनरिकॉग्नाइज में मैंने बताया ही यहाँ पे कि इन तीनों को जब आप लमसम के अंदर विड्रॉ करते हो तब यहाँ पे आपका भारी टैक्स लगता है। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपका एग्जम्प्ट है। क्लियर। अब ये भी याद रखना, जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है इसका है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज के ऊपर आता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। अपोजिट कर दो इसका, 25 का 52। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए है 1968। क्लियर। ये था हमारा सारा का सारा सैलरी अंडर द हेड सैलरी के सारे प्रोविजन। एक बार फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी के बारे में पढ़ना था, सैलरी हेड के बारे में पढ़ रहे थे। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है, जिसमें ड्यू या रिसिप्ट जो भी पहले होगा उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स की 3 डिडक्शन आपकी सेक्शन 16 के अंदर आती हैं। फिर है आपका एलोवेंसेस। एलोवेंसेस में 3 तरीके के, फुली एग्जाम्प्ट, पार्शियली एंड फुली टैक्सेबल। फुली एग्जाम्प्ट में 3 है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, यूएन के मेंबर के ऊपर कोई नहीं लगता, और कोई सिटीजन जो बाहर जाके अपनी सर्विस दे रहा है उसके ऊपर नहीं लगता। पार्शियली के अंदर आपका एचआरए है। एचआरए के अंदर आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होता है। रिसीव कितना हुआ है, सेकंड कंडीशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड कंडीशन है 40 या 50% ऑफ सैलरी। उसके बाद आपके 6 टाइप के अलाउंसेस आते हैं, जिसको याद किया हमने सीडी हर्ट से। इसमें रिसीव माइनस स्पेंड, जितना भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस जो है वो एग्जाम्प्ट होगा, बाकी जो खर्चा किया है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बाकी 7 अलाउंसेस के अंदर जितना भी रिसीव हुआ है उसमें से लिमिट माइनस करके बैलेंस जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो लिमिट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, बैलेंस के ऊपर टैक्स लगता है। बच्चे की फीस फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए थी तो 1000 रुपए में से 900 रुपए पे टैक्स लग जाएगा, 100 रुपए जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आपका 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंसेस है 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नॉर्मल के लिए टैक्सेबल होता है, हैंडीकैप्ड के लिए 3200 पर मंथ एग्जाम्प्ट है। आउट स्टेशन अलाउंसेस 70% ऑफ अलाउंसेस या 10,000 पर मंथ, जो भी इसमें से कम होगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल। ट्राइबल एरिया 200 रुपए तक एग्जाम्प्ट है। अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 तक एग्जाम्प्ट है। हिली या बॉर्डर 200 से 700 रुपए तक एग्जाम्प्ट है।
उसके बाद परक्यूजिट के बारे में हमने पढ़ा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस जो भी होगी वो देना पड़ेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमें दो कंडीशन देखनी है कि एम्प्लॉयर ने ऑन्ड किया है या एम्प्लॉयर ने रेंट पे दिया है। अगर ऑन्ड है, ऑन्ड बाई एम्प्लॉयर है, मतलब मालिक का खुद का घर है, तो हमें एरिया देखना है कि लार्ज सिटी है, मीडियम सिटी है या स्मॉल सिटी है। लार्ज सिटी हम उसे कब कहेंगे, जब उसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। मीडियम सिटी में 15 टू 40 लाख की पॉपुलेशन है एंड स्मॉल सिटी के अंदर 15 लाख से कम की पॉपुलेशन है। लार्ज सिटी के अंदर 10% ऑफ सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा। यहाँ लिख लो, दिस इज टैक्सेबल। 10% ऑफ सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा। मीडियम के अंदर 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा एंड स्मॉल के अंदर 5% ऑफ सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, उसने खुद आपसे किसी और से रेंट पे लेके फिर आपको दिया है, तो उस केस के अंदर जितना एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है वो, या फिर 10% ऑफ सैलरी जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी आपका टैक्सेबल होगा। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर हमने ग्रेचुटी देखा, कम्यूटेड पेंशन देखा, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट एंड वीआरएस। ग्रेचुटी 10-10, कम्यूटेड पेंशन 10-10A, लीव एनकैशमेंट 10-10AA। रिट्रेंचमेंट का आपका सेक्शन है, रिट्रेंचमेंट का सेक्शन और वीआरएस का सेक्शन, इसके सेक्शन में याद रखना, रिट्रेंचमेंट का है 10-10B और वीआरएस का है 10-10C। 10-10B और वीआरएस का है 10-10C। ग्रेचुटी निकालना हमने सीखा, और फिर अगर पोगा के अंदर है या नहीं है, ये फॉर्मूले का फर्क है, बाकी सारा सेम है। ग्रेचुटी की लिमिट भी ध्यान रखना 20 लाख रुपीस की है। फिर हमने कम्यूटेड पेंशन देखा, कम्यूटेड पेंशन के अंदर भी ग्रेचुटी मिल रही है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। लास्ट हमने प्रोविडेंट फंड के सारे केसेस देखे और इस तरीके से इनकम अंडर द हेड सैलरी को हमने आज कंप्लीट तरीके से खत्म किया। ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में क्लास तक बने रही, ए वेरी बिग थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, रिव्यूज देते हुए जाना। एट लास्ट वंस अगेन थैंक यू सो मच।